दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान में असमान संधि प्रणाली का वर्णन कीजिए। जापान में जो असमान संधि प्रणाली किया गया था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, असमान संधि प्रणाली क्या है। शुरू करते हैं बिना देर के इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि चीज़ों को आप समझ सके और क्वेश्चन को किसी तरह से दे तो आप आंसर को लिख सके। इसलिए क्या तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो आपका मेजर पेपर बचा है उसमें भी आप अच्छे से तैयारी कर सके। समझते दोस्तों हम लोग कि असमान संधि प्रणाली क्या था। ठीक है, कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में जब पश्चिमी देशों ने एशिया में अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना शुरू किया तब जापान भी उनकी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बना। जब पश्चिमी देशों में क्या है तो क्रांतिकारी कह सकते हैं जो औद्योगिक क्रांति हुआ, लोगों ने क्या किया, साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। जो यूरोपीय देश थे, ठीक है, मतलब दूसरे दूसरे देशों में कब्जा करना शुरू किया, तो उसका जो शिकार है जापान भी बना था। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में जब पश्चिमी देशों ने एशिया में अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना शुरू किया तब जापान भी उनकी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बना। लंबे समय तक जापान ने स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग रखा था, लेकिन पश्चिमी देशों की बढ़ती शक्ति के सामने उसे अपने बंदरगाह खोलने पड़े। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि लंबे समय तक जो जापान है उसने स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग रखा था। हम आपको कई सारे क्वेश्चन जो करवाए इंपॉर्टेंट उन सारे क्वेश्चन में आपको इस चीज को बता चुके हैं कि जो जापान है उसने खुद को बाहरी देशों से सुरक्षित रखा था, फिर कह सकते हैं अलग थलग रखा था, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि कोई भी पश्चिमी देश या फिर कोई भी देश क्या है तो उसके देश में प्रवेश करे, वहां पर व्यापार करे, ठीक है, उसका यूज करे और उसके संस्कृति को खराब करे। इसलिए क्या तो वो अलग था। इसलिए कहा जा रहा है कि लंबे समय तक जापान ने स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग रखा था, लेकिन पश्चिमी देशों की बढ़ती शक्ति के सामने उसे अपने बंदरगाह खोलने पड़े। और कैसे खोलना पड़ा था ये भी चीजें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसी परिस्थिति में जापान को अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ कई ऐसी संधियां करनी पड़ी जिन्हें असमान संधियां कहा जाता है। और इसी परिस्थिति में जापान को कई सारे जो है अमेरिका के साथ या फिर जो अन्य यूरोपीय देश उसके साथ कई सारे क्या तो संधियां करनी पड़ी, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, असमान संधियां कहा जाता है। इन संधियों को असमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जापान को अधिक नुकसान उठाना पड़ा जबकि पश्चिमी देशों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हुई। ये सारे जो संधियां किए गए, चाहे वो अमेरिका के साथ किया गया हो या फिर यूरोपीय देशों के साथ किया गया हो, इसको असमान संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संधि में जापान को ये क्या तो उल्टा नुकसान झेलना पड़ा, जबकि जो यूरोपीय कंट्रीज है, जो यूरोपीय देश हैं, उसको क्या वो तो बहुत सारे सुविधाएं दी गई, उसको क्या तो कह सकते हैं कि मतलब ज्यादा फायदा होने लगा। ठीक है, उसको विशेष अधिकार मिल गया और सुविधाएं प्राप्त हुई। इन संधियों ने जापान की स्वतंत्रता, आर्थिक अधिकारों और न्यायिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया। और ये सब जो संधि हो गए, क्योंकि अब जो जापान है वो संप्रभुता उसके पास नहीं रहा, मतलब वो खुद से फैसले नहीं ले सकता था। ठीक है, कि हम कब बंदरगाह देंगे आपको, कब नहीं देंगे, इस तरह से जो संप्रभुता होता है, खुद से फैसले लेने का जो शक्ति होता है, वो उसके पास नहीं था। असमान संधियों ने जापान की जनता में गहरा असंतोष पैदा किया और यही असंतोष आगे चलकर टोकुगावा शासन के पतन तथा मेजी पुनर्स्थापन का एक प्रमुख कारण बना था। ये चीज हम आपको बता चुके थे कि ये सब कारणों से क्या है तो जो जनता थी वहाँ की, जो वहाँ के लोग थे, उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा और इसी कारण क्या है तो मेजी पुनर्स्थापन देखने को मिलता है और जो टोकुगावा शासन व्यवस्था था उसका पतन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग ये समझे कि असमान संधि प्रणाली का अर्थ क्या होता है। ये असमान संधि प्रणाली क्या चीज था। असमान संधि प्रणाली से आशय उन संधियों से है जो शक्तिशाली पश्चिमी देशों ने दबाव या फिर धमकी देकर जापान से करवाई। मतलब कि उस टाइम में जो पश्चिमी देश थे, जो अमेरिका था, वो बहुत ही शक्तिशाली देश, जैसे कि मान लीजिए ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, तो उस तरह से बहुत सारे शक्तिशाली देश थे। और उन्होंने क्या किया, दबाव देकर के, धमका करके क्या किया, जापान से बहुत सारे संधियां करवा ली कि हमको यहाँ पर जमीन दो नहीं तो मार पड़ेगा तुमको। इस तरह से धमका धमका क्या किया, उससे जमीन ले लिया, बंदरगाह ले लिया गया। इन संधियों में अधिकार और लाभ मुख्य रूप से विदेशी देशों को दिए गए, जबकि जापान की संप्रभुता और अधिकार सीमित कर दिए गए। और ये जो संधियां किए गए, ये जो असमान संधियां किया गया, इसमें क्या हुआ, जो जापान था उसकी संप्रभुता और अधिकार को सीमित कर दिया गया, मतलब उसको कम शक्ति दिया गया। और जो विदेशी थे उनको क्या विशेष अधिकार दिया गया, उनको क्या है तो ज्यादा लाभ पहुंचाया गया। ठीक है, इन संधियों के कारण जापान को अपने बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोलने पड़े, विदेशी नागरिकों को विशेष कानूनी सुविधाएं देनी पड़ी और अपने सीमा शुल्क पर भी नियंत्रण खोना पड़ा। अब अपने क्या तो जो सीमा शुल्क है वो भी खुद से वो जापान जो निर्धारित नहीं कर सकता, कितना आप सीमा शुल्क लेंगे, जहाज को पार होने में कितना पैसा देना पड़ेगा, ये नियंत्रण अब जापान के पास नहीं था। वो भी किसके पास चला गया था, विदेशियों के पास चला गया था, यूरोपीय देश उसके पास चला गया था, पश्चिमी देश के पास चला गया था। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार जापान धीरे धीरे पश्चिमी शक्तियों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में आने लगा।
और इस प्रकार जो जापान है वो धीरे धीरे पश्चिमी शक्तियों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में आने लगा। अब जो शक्ति है वो किसका होने लगा, पश्चिमी देशों का होने लगा, और जो जापान है वो धीरे धीरे दबता चला गया। हम लोग देखते हैं दोस्तों आसमान संधियों का पृष्ठभूमि। ठीक है, जो आसमान संधियां किया गया उसका बैकग्राउंड क्या था, किन कारणों से आसमान संधियों को करना पड़ा था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज को यहाँ पर समझते हैं। पहला है आपका जापान की पृथकतावादी नीति। जापान का जो पृथकतावादी नीति था, मतलब एकांतवास का जो नीति था जापान का, ये भी क्या है तो इसका एक बैकग्राउंड कह सकते हैं, इसका एक पृष्ठभूमि है, जिसके कारण क्या है तो इनको ये सारी चीजें सहना पड़ा था, आसमान संधियां करनी पड़ी थी। टोकुगावा शासन के दौरान जापान ने साकोकू नीति अपनाई थी, साकोकू नीति अपनाई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत विदेशी व्यापार और विदेशी जो संपर्क है को बहुत सीमित कर दिया था। ठीक है, तो ये जो टोकुगावा शासन इसके दौरान किया गया था, जापान को साकोकू नीति अपनाया गया था, मतलब एकांतवास की नीति अपनाई गई थी, और जिसके अंतर्गत क्या तो जो विदेशी व्यापार है, जो विदेशी संपर्क है उसको बहुत ही सीमित कर दिया गया था, मतलब विदेशों से यह संपर्क नहीं रखना चाहता था जो जापान है। जापान का उद्देश्य अपनी संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था को विदेशी प्रभाव से बचाना था। उस टाइम में जो जापान का उद्देश्य था वो था उसकी संस्कृति को और उसकी राजनीतिक व्यवस्था को विदेशी प्रभाव से बचाना। लगभग 200 वर्षों तक जापान ने बाहरी दुनिया से सीमित संबंध बनाए रखे, मतलब जितना जरूरत था जापान को, जितना सही लगता था, सिर्फ उतने संबंध ये लोग बनाते थे अलग अलग देशों से। लेकिन 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की औद्योगिक और सैन्य शक्ति बहुत बढ़ गई, वे नए बाजार और व्यापारिक मार्गों की खोज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जापान पर दबाव डालना शुरू किया। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी देश है वहां पर व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया, उद्योग बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, सैन्य शक्ति बढ़ गया, जिस कारण वो लोग नए नए बाजारों को खोज में निकले, नए नए बाजार वो लोग चाहते थे, और उसी टाइम में क्या है तो व्यापारिक मार्गों का खोज कर रहे थे, और उसी टाइम में क्या है तो उनको जापान पर क्या है दबाव डालना शुरू कर दिया, जापान पर क्या है तो दबाव डालना उन्होंने शुरू कर दिया जो पश्चिमी देश थे। तो इस तरह से क्या असमान संधियां होने की कुछ पृष्ठभूमि है। दूसरा है कमोडोर मैथ्यू पेरी का आगमन। ये जो सेनापति था, ठीक है, नौसेना का जो अधिकारी था, इसके आगमन से भी क्या करता है जो बंदरगाह है जापान के वो खोलते हैं, और इसके कारण भी क्या तो असमान संधियां देखने को आपको मिलता है। 1853 ईस्वी में अमेरिका के नौसेना अधिकारी कमोडोर मैथ्यू पेरी अपने युद्ध पोतों के साथ जापान पहुंचे, मतलब जो लड़ने वाले जहाज होते उसके साथ वो जापान पहुंचा। उनके जहाज आधुनिक हथियारों से लैस थे। पेरी ने जापान को चेतावनी दी कि यदि उसने अपने बंदरगाह नहीं खोले तो उसे सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और जो कमोडोर मैथ्यू पेरी था, इसने कहा था, ये क्या तो अमेरिका का अधिकारी है जो जापान को आके धमकाता है कि अगर तुम बंदरगाह का दरवाजा नहीं खोलेगा तुम कार्यवाही के लिए तैयार रहना, तुमको मारपीट पड़ेगा, तो फिर उसके लिए तुम तैयार रहना। जापान की सरकार पश्चिमी सैन्य शक्ति से भयभीत हो गई। अंततः उसने अमेरिका के साथ समझौता करने का निर्णय लिया। यही घटना जापान में असमान संधि प्रणाली की शुरुआत बनी। और इसने क्या किया, डर करके जो जापान है उसने डर करके जो बंदरगाह उसको खोल दिया। ठीक है, और यहीं से क्या होता है तो जो असमान संधि प्रणाली उसका शुरुआत हो जाता है। हम आपको फिर से बता दें कि जब ये आया था 1853 में, तब जो वास्तविक शक्ति था वो किसके पास था, वो था आपका मतलब कह सकते जो सेनापति लोग थे उसके हाथ में ये सारे शक्तियां थी। वहां पर राजा के पास तब भी कोई शक्ति नहीं था। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये सारी संधियां कर ली। आगे हम देख लेते हैं प्रमुख असमान संधि जो विदेशी देशों के द्वारा या फिर जो जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, जो पश्चिमी देशों के बीच में, यूरोपीय कंट्री के बीच में या फिर जो जापान, दोनों के बीच में जो संधि हुआ उसी को असमान संधि कहा जाता है। तो क्या क्या संधियां किए गए थे, क्या क्या असमान संधियां किया गया था। पहला था आपका कानागावा संधि। क्या है, कानागावा संधि 1854 में जो किया गया था, जो पेरी के आने के बाद, धमकाने के बाद किया गया था। ठीक है, यह जापान और अमेरिका के बीच पहली महत्वपूर्ण संधि थी। इस संधि के दौरान जापान ने सिमोदा और हाकोदाते नामक को बंदरगाह अमेरिकी जहाजों के लिए खोल दिए। अब समझिए, जब कानागावा संधि किया गया था अमेरिका और जापान के बीच में, तो जापान ने क्या किया, अपने जो मुख्य उसके जो कह सकते बंदरगाह उसके दरवाजे खोल दिए। ठीक है, यह जापान और अमेरिका के बीच पहली महत्वपूर्ण संधि थी। इस संधि के दौरान जापान के सिमोदा और हाको दाते नामक दो बंदरगाह अमेरिकी जहाजों के लिए खोल दिया गया। अमेरिकी जहाजों को जापान में ईंधन, भोजन और अन्य सुविधाएं प्राप्त होने लगी। अब क्या कहते जो अमेरिकी जहाज है उनको जापान में ईंधन मिलने लगा, ठीक है, भोजन मिलने लगा, और रहने के लिए या फिर जो अन्य सुविधाएं वो यहाँ पर प्राप्त होने लगी। अमेरिका को जापान में विशेष व्यापारिक अधिकार भी मिलने लगे। हालांकि यह संधि पूरी तरह व्यावहारिक नहीं थी। ठीक है, क्या तो व्यापारिक नहीं था, लेकिन इसी ने आगे की असमान संधियों का रास्ता खोल दिया। एक पहले छोटा सा ये कानागावा संधि हुआ था
जिससे क्या हो, पता चल गया कि अब जापान कितना कमजोर है, इसके ऊपर हम लोग हल्ला बोल कर सकते हैं। दूसरा जो संधि किया गया वो था हैरिस संधि। क्या है हैरिस संधि? 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में अमेरिका के प्रतिनिधि टाउनसेंड हैरिस ने जापान पर दबाव डालकर एक और संधि करवाई, जिसे हैरिस संधि कहा जाता है। तो 1858 का टाइम चल रहा था, ठीक है। उस टाइम में अमेरिका के एक और प्रतिनिधि आए, मतलब कह सकते हैं अमेरिका की तरफ से एक और अधिकारी आया, टाउनसेंड हैरिस, ठीक है। इसका नाम क्या था? टाउनसेंड हैरिस। उसने जापान पर आया, दबाव डाला और कहा कि एक और संधि करिए, जिसको बोलते हैं हैरिस संधि। यह सबसे महत्वपूर्ण असमान संधियों में से एक थी। इस संधि के तहत जापान को कई बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोलने पड़े। मतलब जो विदेश से उसके लिए क्या है, तो अपने कई सारे बंदरगाहों को खोलना पड़ा जापान को। विदेशी नागरिकों को जापान में रहने और व्यापार करने का अधिकार मिला। जो व्यापारिक कह सकते हैं, जो विदेशी व्यापारी हैं, जो नागरिक है, वो अब जापान में रह सकते थे, अपने व्यापार को चला सकते थे। तो इस तरह से उनको अधिकार दिया गया, संधि करके अधिकार दिया गया, मतलब धमका करके ये अधिकार लिए गए, ठीक है, किससे? जापान से। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विदेशी नागरिकों को पर राज्य अधिकार क्या किया गया? पर राज्य अधिकार प्राप्त हो गए। इसका अर्थ था कि यदि कोई विदेशी जापान में अपराध करता है तो उसका मुकदमा जापानी अदालत में नहीं, बल्कि उसके अपने देश के कानून के अनुसार चलता। क्या कहा गया? पर राज्य अधिकार इसको मिल गया। मतलब ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो संधि हुआ था, ठीक है, हैरिस संधि, इसमें यह हुआ, इस संधि में यह कहा गया था कि अगर जापान में आकर के कोई विदेशी आदमी कोई अपराध कर देता है, किसी को मार देता है, मर्डर कर देता है, तो जापान में उसका सजा मान लीजिए फांसी है। लेकिन अगर वो अमेरिका का आदमी है और अमेरिका का कोर्ट उस व्यक्ति पर क्या करेगा? फैसला लेगा कि अमेरिका का कानून कैसा है, और अमेरिका का कानून ही उस आदमी पर लागू होगा जो जापान में काम करने के लिए गया अमेरिका से, ठीक है। तो इसको कहा जाता है पर राज्य अधिकार। उस सारे नागरिकों का है तो पर राज्य अधिकार प्राप्त हो गए जो विदेशों से वहां पर गए हुए थे, ठीक है। इसका अधिकार कह सकते अर्थ यह था कि विदेशी जापान में अपराध करता तो उसका मुकदमा जापानी अदालत में नहीं होता, बल्कि उसके अपने देश के कानून के अनुसार चलता। इससे जापान की न्यायिक संप्रभुता कमजोर हो गई। मतलब कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई आया है और उस पर जो केस है, हमारे देश में कोई अगर एक विदेशी आदमी अगर हमारे देश में कोई अपराध कर देता था, उस पर क्या अमेरिका का केस चलेगा? क्या अमेरिका का कानून चलेगा? हमारे देश में रह रहा है तो हमारा कानून चलेगा। हमारे देश में अगर चोरी का सजा 2 साल का है तो 2 साल का होगा, अगर दुबई में बलात्कार का सजा मौत है तो मौत होगा, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए। लेकिन जापान को इस तरह से नहीं रहने दिया था। जापान में कह सकते हैं जो विदेशी आएगा और विदेश का लोगों के साथ जो कानून होगा वो विदेशी कानून ही चलेगा, जापान का कानून उस पर लागू नहीं होगा। इससे क्या हुआ, तो जापान का जो न्यायिक संप्रभुता वो कमजोर होता गया। इसके अतिरिक्त जापान अपने आयात निर्यात शुल्क स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं कर सकता था। इससे उसकी आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई। जहाज को आने जाने में कितना पैसा देना होगा, क्या करना होगा, ठीक है, इन सब चीजों पर भी फैसला लेने का अधिकार किसको था? विदेशियों को था, जापान को नहीं था। तीसरा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे अन्य पश्चिमी देशों के साथ संधियां। 2 संधि को आपने देख लिया, और कुछ और अन्य पश्चिमी देशों के साथ इनका संधि हुआ था जापान का। अमेरिका के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और नीदरलैंड जैसे देशों ने भी जापान से इसी प्रकार की संधियां कर ली। इन सभी संधियों में विदेशी देशों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार जापान धीरे धीरे पश्चिमी शक्तियों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में आ गया। जापान की जनता को लगने लगा कि उनका देश विदेशी शक्तियों के सामने झुक गया है, ठीक है। तो जब देखा कि अमेरिका के जो लोग हैं वो वहां पर संधि कर रहे हैं, तो जो यूरोपीय देश वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के बहुत सारे संधियां कर ली, और ये सब क्या है, तो सब असमान संधियों के अंतर्गत ही आता है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं असमान संधि प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। ये जो प्रणाली था, जो असमान संधि प्रणाली था, उसका विशेषता क्या है? पहला विशेषता आपको देखने को मिलता है कि बंदरगाहों का खुलना। जो सारे संधियां की गई, इससे क्या हुआ, तो बंदरगाह खुल गए, ये इसका एक विशेषता है। जापान को अपने कई बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोलने पड़े। इससे विदेशी व्यापारियों और मिशनरियों का जापान में प्रवेश बढ़ गया। जो मिशनरी था, जो क्रिश्चियन धर्म था, उसका यहाँ पर क्या है, तो प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। अगला जो इसका विशेषता देखने को मिलता है वो है पर राज्य अधिकार मिला। जो विदेशी लोग थे उनको पर राज्य अधिकार मिल गया। विदेशी नागरिक जापानी कानून के अधीन नहीं थे। यदि वे कोई अपराध करते थे तो उनका मुकदमा उनके अपने देश की अदालतों में चलता था। इससे जापान की न्यायिक स्वतंत्रता को गहरी चोट पहुंची। अब मान लीजिए उसके देश में क्या सजा सुनाएगा नहीं सुनाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तीसरा जो विशेषता देखने को मिलता है वो है सीमा शुल्क पर नियंत्रण नहीं, ठीक है। तो जो सीमा शुल्क था उस पर जापान का कोई नियंत्रण नहीं था। यहाँ पर भी हानि देखने को मिलता है। जापान अपने आयात निर्यात पर स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता था, ठीक है। जापान क्या तो अपने आयात निर्यात का जो कर है वो स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता था। इससे उसकी आर्थिक नीतियों पर विदेशी प्रभाव बढ़ गया।
अब आप ये नहीं तय कर सकते कि आपके रोड से जो विदेशी में माल जा रहा है वो आप कितना टैक्स लेंगे, तो फिर क्या ही आपका मतलब है देश का रहने का। तो इसके साथ इतना बेइज्जती इसका हुआ है। चौथा जो पॉइंट है, जो विशेषता हम लोग को देखने को मिलता हुआ है, विदेशी व्यापारियों को विशेष सुविधाएं देना। विदेशी व्यापारियों को जापान में व्यापार करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए। इससे जापानी व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए। आपको फिर से बता दें कि जो ये सारे संधियां किए गए थे, इसमें जो जापान था उससे ज्यादा किसको अधिकार दिया गया था, जो विदेशी लोग थे। आगे दोस्तों हम लोग असमान संधि प्रणाली के कुछ प्रभाव को देख लेते हैं कि जब असमान संधि प्रणाली हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव आपको देखने को मिलता है टोकुगावा शासन की प्रतिष्ठा में गिरावट। आपके देश में अगर आकर के कोई शासन कर लेता है तो किसका बुराई होगा, मोदी जी का बुराई होगा, क्योंकि उसका शासन चल रहा है उस टाइम में। तो असमान संधियों के कारण जनता को लगा कि शोगुन शासन विदेशी शक्तियों के सामने कमजोर पड़ गया है। इससे सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कम हो गया। जनता और सामुराई वर्ग में असंतोष तेजी से बढ़ने लगा। तो जो टोकुगावा शासन उसका प्रतिष्ठा में गिरावट होने लगा, उसका इज्जत में कमी होने लगा। दूसरा जो प्रभाव देखने को मिला वो है राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। विदेशी हस्तक्षेप ने जापान में राष्ट्रवाद को मजबूत किया। लोग यह मानने लगे कि यदि जापान को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाना है तो आधुनिक सुधार आवश्यक है। तो आधुनिक सुधार आवश्यक है, तभी जाकर क्या तो जो जापान है वो स्वतंत्र और शक्तिशाली बन सकता है। सम्राट का सम्मान करो और विदेशियों को बाहर निकालो का नारा इसी समय लोकप्रिय हुआ था। और लोगों में क्या तो एक नारा विकसित हुआ कि जो सम्राट है उसका सम्मान करो। पहले क्या तो जो शोगुन है उसका सम्मान किया था, मतलब जो सेनापति उसका सम्मान किया था, जो राजा सिर्फ नाम का हुआ करता था। तो इस चीज को हटा करके लोगों में यह नारा दिया गया कि सम्राट का सम्मान करो और जो विदेशी उसको बाहर निकाल फेंको। तीसरा जहां पर प्रभाव देखने को मिलता है मेजी पुनर्स्थापन का मार्ग प्रशस्त हुआ। असमान संधियां टोकुगावा शासन के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। जनता का असंतोष बढ़ने लगा और अंततः 1868 ईस्वी में मेजी पुनर्स्थापन हुआ। नई मेजी सरकार ने जापान को आधुनिक और शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया ताकि भविष्य में उसे ऐसी अपमानजनक संधियां ना करनी पड़े। ठीक है, जैसे मेजी पुनर्स्थापन होता है वैसे क्या है तो जो जापान है उसका कह सकते हैं कि पुनर्स्थापन होता है और वो नई बुलंदियों को छूने लगता है। चौथा जो हम लोग प्रभाव देखते हैं वो है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। मेजी पुनर्स्थापन के बाद क्या है तो जो आधुनिकीकरण उसकी प्रक्रिया भी तेज होने लगी। जापान ने यह समझ लिया कि यदि वह आधुनिक नहीं बना तो पश्चिमी शक्तियां उसे कमजोर कर देगी। इसलिए उसने पश्चिमी तकनीक, शिक्षा, उद्योग और सैन्य व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। यही प्रक्रिया आगे चलकर जापान के आधुनिक उदय का आधार बना। और इसी तरह से आज आप देखते हैं कि जापान बहुत ही तेजी से विकास किया है, बहुत ही विकसित देश बन चुका है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है असमान संधियों का अंत कैसे हुआ। असमान संधियों का अंत कैसे हुआ, थोड़ा सा हम लोग इस चीज को भी समझ लेते हैं। ठीक है, असमान संधियों का अंत। मेजी सरकार ने जापान को आधुनिक और शक्तिशाली बनाने के बाद इन असमान संधियों को समाप्त करने का प्रयास किया। जो नई मेजी सरकार आई 1868 के बाद, उसने जापान को आधुनिक और शक्तिशाली बनाने के बाद जो असमान संधियां थी उसको समाप्त कर दिया। मतलब पश्चिमी देशों के साथ जो भी इनकी संधियां थी जहां पर जापान को घाटा हो रहा था और पश्चिमी देशों को फायदा हो रहा था, इन सभी चीजों को खत्म करने का प्रयास किया। धीरे धीरे जापान ने अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति बढ़ाई। अंततः 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक अधिकांश असमान संधियां समाप्त कर दी गई और जापान ने अपनी पूर्ण संप्रभुता पुनः प्राप्त कर ली। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते क्या है तो जापान ने सारे संधियों को खत्म कर दिया और खुद से क्या है तो एक विकसित देश बन गया। आगे एक छोटा सा दोस्तों हम निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जापान में असमान संधि प्रणाली पश्चिमी साम्राज्यवाद का परिणाम थी। ठीक है, जो असमान संधि था वो क्यों था, क्योंकि जो पश्चिमी देश से आए हुए देश थे उन्होंने यहाँ पर जबरदस्ती इसको मानने पर क्या कहते तो मजबूर किया। इन संधियों ने जापान की राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया। विदेशी देशों को विशेष अधिकार मिलने से जापानी जनता में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ। जो विदेशी लोग थे, जो विदेशी देश था उसको विशेष अधिकार मिला, जिससे क्या था जो जापानी लोग थे, जो जापानी जनता था उसमें गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ। हालांकि प्रारंभ में ये शक्तियां जो संधियां है वो जापान के लिए अपमानजनक थी, लेकिन इन्हें के कारण क्या है तो जापान ने आधुनिक और राष्ट्रीय शक्ति की आवश्यकता को समझा। परिणाम स्वरूप मेजी पुनर्स्थापन हुआ और जापान ने तेजी से आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकास किया। इसलिए असमान संधियां जापान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माने जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है आपका कि जो असमान संधियां की गई जापान के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बुराई के लिए हुआ, सिर्फ गलत काम के लिए हुआ। उसके प्रभाव से जो जापान है वो आगे बढ़ सका, उसका राष्ट्रीयकरण या फिर कह सकते हैं उसका जो आधुनिकरण हो सका। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए और साथ में
अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।